हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, जो पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 mv², या तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय E²/2। ये दो फॉर्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला था हमारे पास mgh। और फिर हमने पढ़ा था इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला था 1/2 kx²। अब ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये वाले हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम दोनों इसका एडिशन करेंगे ना, दैट इज k + u, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी। ये वाली आपके पास क्या हो गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी। ये वाली क्या हो गई, तो ये वाली हो गई पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और ये वाली क्या हो गई, ये वाली हो गई मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली आपको मिल जाएगी मैकेनिकल एनर्जी। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी? इट इज नथिंग बट इट इज द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखोगे ना, तो ये मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, ये कंजर्व होती है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप एक मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन का लॉ भी आप पढ़ोगे, अभी अब मैं पढ़ा रहा हूं उसको। तो हम उसको कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में ही ये लॉ एप्लीकेबल होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अब ये लॉ क्या कहता है, देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, under the influence of conservative force, the mechanical energy of the system, the mechanical energy of the system, the mechanical energy of the system is conserved, मतलब क्या मानते हैं? मतलब सिंपल ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स ले लेते, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ले लिया, तो सिस्टम की यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी होगी ना, EI, वही मैकेनिकल एनर्जी आपको यहाँ पर भी मिलेगी। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स में यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब हुआ बेटा, एडिशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है लगता है। तो ये वाला हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये क्या कहता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, है ना। तो KF प्लस UF, KF प्लस KF नहीं, AF प्लस UF आएगा। तो KF प्लस UF, है ना। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास KI प्लस UI, है ना। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, यहाँ पर EF इज इक्वल टू, सपोज इफ इट इज EI, तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा KF प्लस UF इज इक्वल टू KI प्लस UI। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे होगा मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। अब ये वाला जो है हमारे पास आ जाएगा, आपके पास अगर आप देखोगे तो ये वाला अगर हम लोग इसको ले लेंगे तो KF माइनस KI इज इक्वल टू UI माइनस UF। इसको हम लोग इधर लेके चलेंगे, तो ये वाला हो गया आपके पास डेल्टा की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
फिर अगर आप लोग यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये वाला हो जाएगा आपके पास UF माइनस UI। तो डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस वी कैन से डेल्टा U, ये वाला भी आपके पास आ गया। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वी कैन से 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। ये वाला भी एक्चुअली एक फॉर्मिंग है इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम इसको अगर प्रूव करना चाहें तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक सिंपल वन डायमेंशनल मोशन लेते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए यहाँ पर ये वाला जो है सपोज हमारे पास पार्टिकल है जिसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ui है। ये पार्टिकल को हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पर वर्क करके इसको यहाँ पर लाके दी, यहाँ पर लाके दिया। मतलब हम लोगों के पास यहाँ पर ये पार्टिकल था, इस पे वर्क किया गया। तो इफ वर्क इज डन तो यहाँ पर उसका मास तो m ही रहेगा जो पहले था, अभी भी m ही रहेगा, लेकिन उसका आपके पास फॉर एग्जाम्पल उसकी वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास v, है ना। चलिए v लिखते हैं, यहाँ पर u लिखते हैं। ओके, सपोज इसकी हाइट थी हमारे पास इनिशियल h1 या hi और इसकी फाइनल हमारे पास उसकी हाइट थी hf, है ना, hf। अब हम लोग वर्क करेंगे तो सपोज डेल्टा w इज द वर्क डन, डेल्टा w इज द वर्क डन ऑन दिस पार्टिकल ऑफ मास m, है ना। तो जो भी वर्क किया जाएगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द होल वर्क विल बी एडेड और द होल वर्क डन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों के पास क्या था, तो वर्क एनर्जी थ्योरम विल बी इक्वल टू डेल्टा के। यहाँ पर उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, तो 1/2 mu², ये वाली उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, kF इज इक्वल टू 1/2 mv², है ना, ये वाला हमारे पास हो गया mv²। सो डेल्टा W विल बी इक्वल, वी कैन से डेल्टा के, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ये पूरा आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इनिशियल लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखोगे आप, तो as shown in the figure the particle of mass m is having initial height hi and initial velocity u, है ना, and the work is delta W is done on this particle so that we can bring this particle or we can take this particle to the height hf, है ना, and at height hf the particle of mass m will have the velocity v and its final kinetic energy is equal to 1/2 mv²। ये आप डिस्क्रिप्शन लिखना ही पड़ेगा आपको, बिना लिखे डिस्क्रिप्शन उसका मत कीजिए, ठीक है। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर हम लोगों ने उस पर कुछ वर्क किया और ये वर्क करने के बाद जो है इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 mu²। अच्छा, सपोज यहाँ से हम इसको अलाउ करते हैं नीचे जाने के लिए, सपोज यहाँ पर उसकी मैक्सिमम हाइट पहुँच गया या कुछ भी हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर से हम लोग उसको रिलीज करते हैं। सपोज यहाँ पर इसकी मैक्सिमम आइटम वेलोसिटी आपकी 0 है, ठीक है ना। तो ये वाला अगर आप इसको नीचे की तरफ अलाउ करोगे तो ये वाला नीचे की तरफ आएगा। अब ये वाला नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर तो देखिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है ना, पोटेंशियल एनर्जी HI से HF हो गई है। तो यहाँ से जब नीचे की तरफ आएगा, जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क टू बी डन। तो ये वाला जो जब नीचे की तरफ आएगा तो तब ये पार्टिकल विल बी एबल टू डू सम वर्क, यानी हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ उसको ले जाने में जो वर्क करते हैं वही वर्क हमको वापस मिलेगा। अगर वो वर्क वापस मिलता है तो डेट वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। अब ये बोलेगा माइनस कहाँ से आया, देखिए क्या, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रिंसिपल सीखेंगे कि जब हम लोग सिस्टम पे वर्क करते हैं ना तो हम लोग जो वर्क करते हैं उसको पॉजिटिव गिना जाता है। क्या आप पढ़ोगे कि जब हम लोग वर्क करेंगे, इस पे वर्क किया तो ये वाला वर्क पॉजिटिव में गिना जाता है, और जब हमको वर्क मिलता है, मतलब आप यहाँ से उसको रिलीज करोगे और यहाँ पर आपने टर्बाइन फॉर एग्जाम्पल
रख दिया तो उस पर टकरा के वो टरबाइन को घुमाएगा, कुछ भी थोड़ा भी घुमाएगा। हमको वर्क तो मिला ना, हमको वर्क मिला तो हमको जो वर्क मिलेगा डेट वर्क विल बी नेगेटिव। तो ये डेल्टा वर्क, डेल्टा माइनस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पर mg, उसकी एनर्जी कितनी थी पहले mgHf है ना, यहाँ पर क्या डेल्टा माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी कैंसिल डेल्टा यू। डेल्टा यू का क्या मतलब होता है, उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला हमारे पास जो इसकी फाइनल एनर्जी, हमारे पास उसकी फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस HF और माइनस वी कैंसिल mgHI, ठीक है ना। तो ये वाला हमारे पास माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो गया। तो माइनस डेल्टा डब्ल्यू विल बी लाइक दिस। तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस, अगर हम लोग माइनस यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस mgHf माइनस mgHI। क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर कि डेल्टा डब्ल्यू जो था उसका माइनस साइन हम लोगों ने इधर की तरफ रख दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस mgHf है ना, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस mgHI, ठीक है। तो ये वाला लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया हमारे पास, देखिए हम लोगों ने इस पे वर्क किया तो वो वर्क जो हम लोगों ने किया तो डेट वर्क विल बी पॉजिटिव और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वो वर्क रिस्पांसिबल होगा उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। अब यहाँ से इसको रिलीज किया जाता है तो नीचे की तरफ आएगा, तो अगर वो नीचे की तरफ आएगा तो हमको वर्क मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ है कि जब हमको वर्क मिलता है सिस्टम से तो वो वर्क जो है हम लोग नेगेटिव गिनेंगे। ये केमिस्ट्री से आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। केमिस्ट्री में आपको कुछ वो लोग कुछ अलग नाम वो लेते हैं। मुझे शायद लास्ट ईयर भी और उसके पहले भी बच्चों ने बताया था कि केमिस्ट्री में हमको ये वर्क पॉजिटिव और ये वर्क नेगेटिव लेने के लिए कहा जाता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको नेगेटिव ले लो इसको पॉजिटिव ले लो केमिस्ट्री में, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन हम लोग फिर सिर्फ फिजिक्स की बात करेंगे। तो माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वी कैंसिल डेल्टा यू, तो माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी कैंसिल mgHf माइनस mgHI। तो अगर हम इसको इधर ले लेंगे तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and 2 we can say delta W will be equal to we can say delta W, है ना। ये दोनों वर्क डन हम लोगों ने इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर डेल्टा W का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मतलब हुआ 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² और यहाँ पर क्या मतलब हुआ माइनस mgH फाइनल, उसकी फाइनल हाइट है ना, और यहाँ पर उसकी इनिशियल हाइट प्लस mgHI इनिशियल हाइट। कोई बोलेगा मैं एग्जैक्टली यहाँ पर ले लूंगा उस पार्टिकल को तो एक इनिशियल हाइट उसकी 0 हो जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब हम लोग इसको यहाँ पर ले लेंगे और इसको यहाँ पर ले लेंगे तो ये वाला हो जाएगा 1/2 mv² प्लस वी कैन से प्लस mgHf, है ना। ये वाला हो गया आपके पास 1/2 mu² प्लस mgHI, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये वाला हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये वाला हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस ये वाला हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, है ना, EF, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी और ये वाला हो गया हमारे पास EI। तो ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। सो ये वाला पहला इक्वेशन आया। अब ये वाला पहला इक्वेशन आया, लेट अस सी, मतलब ये वाला भी इक्वेशन है और कोई बोलेगा कि नहीं मैं इसको ऐसे लिखूंगा और इसको ये वाला UF नहीं, ये वाला UI, ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पर ले जाऊंगा तो ये वाला क्या हो गया KF माइनस KI और इसको हम लोग क्या लिखेंगे UF माइनस UI इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या हो गया, ये वाला हो गया डेल्टा K और ये वाला क्या हो गया डेल्टा U इज इक्वल टू 0। तो ये वाला भी हमारे पास दूसरा इक्वेशन है जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कह सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कौन सा फोर्स होगा बेटा कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है,
क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट में आप जितना भी वर्क करो ना वो सारा के सारा हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप नोट बनाइए इसकी। अब देखिए हम लोग जो है एक और टॉपिक पे जाएंगे, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे हैं नॉर्मल करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी थियरी में आपको कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद जो हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, डिराइव एन इक्वेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है? तो अगर आपको ये पूछा जाए और आपको ये याद भी रखना है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हम लोग इक्वेशंस डिराइव करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, है ना। तो डिराइव एन इक्वेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले मालूम? तो लेट अस अज्यूम दैट सपोज कंजर्वेटिव फोर्स F is acting on a particle of mass m, and under the influence of this force, particle does a displacement of delta x, है ना। हम लोग ऐसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा x, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, कंजर्वेटिव फोर्स लगाया और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से इस पार्टिकल ने डेल्टा x जितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमको वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन इज इक्वल टू वी कैन से F इनटू डेल्टा x, है ना। एक्चुअली वही डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट करता है ऐसा अज्यूम करके जिस डायरेक्शन में हमको फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वाला हमारे पास F इनटू डेल्टा x ये वाला हो गया। बट अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास कि डेल्टा W विल बी इक्वल टू वी कैन से डेल्टा K, मतलब जितना वर्क डन होगा ना उतनी ही हमको काइनेटिक एनर्जी में चेंज मिलेगा। Let us say this is our equation number 1 and this is our equation number 2। अब वो हमारे पास जो एक और फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का चेंज इज इक्वल टू 0। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल्टा K प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब डेल्टा K की जगह पे हम लोग डेल्टा W रखेंगे और डेल्टा W की जगह पे हम लोग F डेल्टा x रखेंगे। तो ये वाला हमारे पास डेल्टा K की जगह पे डेल्टा W रख दिया और यहाँ पर डेल्टा U इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा W की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया? F इनटू डेल्टा x। क्या रख दिया बेटा? F इनटू डेल्टा x इज इक्वल टू वी कैन से माइनस डेल्टा U, ठीक है। तो ये डेल्टा U को हम लोग कैसे भी ले जा सकेंगे? तो F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U बाय डेल्टा x, ये वाला होगा ना हमारे पास, ये वाला। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमको कैसे मिल सकता है? तो कंजर्वेटिव फोर्स हम लोगों को ये वाले इक्वेशन से भी मिल सकता है, ये वाला F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U बाय डेल्टा x। ये वाला इक्वेशन तो हमको बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, लेकिन अब जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा कि इफ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा x को अगर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे तो ये वाला डेल्टा U बाय डेल्टा x, है ना। तो ये वाला हमको क्या मिलेगा? दैट इज F लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 माइनस डेल्टा U बाय माइनस डेल्टा x। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा U बाय डेल्टा x। तो ये वाला हमको क्या मिलेगा? ये वाला हमको मिलेगा F, मतलब ये वाला हमको मिलेगा माइनस du बाय dx, है ना। ये वाला हमको मिलेगा du बाय dx। सो F कैन आल्सो बी रिटन हियर एज du बाय dx। तो कभी भी हमको कंजर्वेटिव फोर्स ढूंढना हो
तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, मतलब भी देते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, विद रिस्पेक्ट टू dx, the differentiation of potential energy with respect to dx will give you conservative force. तो conservative force हमको कैसे मिलेगा, थोड़ा सा दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि डेल्टा W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स और डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा के, तो ये वाला फॉर्मूला के अंदर हम लोग एफ इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, डेल्टा के इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स रखते ये वाला इक्वेशन लिखेंगे, और यहाँ पर अगर हम लोगों ने डिनोमिनेटर को बहुत स्मॉल बना दिया तो न्यूमरेटर भी बहुत छोटा बन जाएगा। अगर न्यूमरेटर बहुत छोटा बना तो ये वाला हमको मिलेगा du by dx। सो कंजर्वेटिव फोर्स कैन आल्सो बी फाउंड आउट बाय टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x, है ना बेटा। तो नोट बनाइए, चलिए बेटा हम लोग जो है एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, अ फोर्स वेरीज विद पोजीशन कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन F इज इक्वल टू 4x प्लस 2 न्यूटन, कैलकुलेट वर्क डन इन कैरिंग पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 मीटर टू xi इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब इनिशियल पोजीशन उसके 1 मीटर टू फाइनल पोजीशन 2 मीटर। क्वेश्चन को वापस जो है आप लोग एक बार पढ़िए और मैं वापस पढ़ देता हूँ। अ फोर्स वेरीज with position coordinate according to the equation this, calculate the work done from initial position to final position, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये वर्क जो है वेरिएबल है या कांस्टेंट, बताइए ये वर्क वेरिएबल या कांस्टेंट। तो हमारे पास जो जैसे हम लोग मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हम लोगों ने जो कुछ भी थियरी पढ़ी उसको समझने के लिए हमको क्वेश्चन चाहिए। तो ये वाला वेरिएबल फोर्स है क्योंकि यहाँ पर 10 मीटर या आपके पास 20 मीटर ऐसे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर जो है फोर्स दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। देखिए यहाँ पर F इज गिवन हियर इज 4x प्लस 2, ये वाला जो है x की वैल्यू आप बदलते जाओगे तो फोर्स की वैल्यू भी बदलती जाएगी, है ना। तो फोर्स बदल रहा है x के साथ में, तो ये वाला वेरिएबल फोर्स हो गया। अब वेरिएबल फोर्स है तो उसको हम लोग कैसे वो करेंगे, तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है F बार और डेल्टा आर बार, नहीं, ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग कब लगाएंगे जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होगा तब। लेकिन यहाँ पर जो वर्क डन होगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन, दैट इज वी कैन से W इज इक्वल टू F बार डॉट dr बार, लेकिन dr बार की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे dx बार, है ना। तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा F बार डॉट dx बार, ठीक है ना। तो F बार डॉट dx बार, क्यों dx बार, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन r का नहीं, यहाँ पर फंक्शन x का है। अब x की शुरुआत उसकी लोअर लिमिट 1 से होती है, अपर लिमिट हमारे पास 2 है। देखिए यहाँ पर फाइनल पोजीशन उसकी 2 है तो x वेरी करेगा 1 to 2। अब हम लोग देखेंगे कि w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2। अब आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर F बार जिस डायरेक्शन में लगेगा उतना ही डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, वेरी स्मॉल, भले ही फोर्स वेरिएबल हो। लेकिन आप देखिए यहाँ पर सपोज ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ऐसा कुछ भी वेरिएबल हो तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा ना तो छोटा सा वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर cos दोनों के बीच का 1 हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो ये वाला हम लोग लिखेंगे F into dx। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए फोर्स ये डायरेक्शन में लगा तो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, अगर बड़ा होता देखिए ये dx का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हम लोग मतलब जिस पॉइंट पे लिया ना उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। जिस पॉइंट पे हम लोगों ने फोर्स किया ना उसके एग्जैक्ट नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा 10 cos थीटा विल बी इक्वल टू 0, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू we can say 1। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर So W is equal to integration from 1 to 2। मैथमेटिकल टूल्स आ रहा है, देखिए इंटीग्रेशन आ रहा है, इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। तो ये वाला F की जगह पे हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। हो गया बेटा ये। अब हमारे पास ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 ऑफ 4x विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। इसका भी इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 2 विद रिस्पेक्ट टू dx, है ना, 2 विद रिस्पेक्ट टू वी कैन से dx। सो टोटल वर्क डन अगर हम लोग यहाँ से 4 को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन तो ये वाला 1 to 2
ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा x विद रिस्पेक्ट टू dx, और यहाँ पर से 2 हम लोग बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, मतलब 1 विद रिस्पेक्ट टू वी कैन से dx। अब मैथमेटिकल टूल्स में आपने ये एक इक्वेशन पढ़ा होगा x रेज़ टू n विद रिस्पेक्ट टू dx, तो x रेज़ टू n + 1 अपॉन n + 1 होगा ना, तो यहाँ पर 1 है तो ये वाला 1 + 1 अपॉन 1 + 1 होगा ना क्या, ठीक है। तो ये वाला आपको इंटीग्रेशन का अगर नहीं याद है तो वापस मैथमेटिकल टूल्स 7, 6 और 7 देखिए, तो उसमें आपको ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो ये वाला आपके पास जो है w = 4 और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हुआ x²/2, ये वाला हो गया x⁻²/2, और यहाँ पर लोअर लिमिट है हमारे पास 1, अपर लिमिट है हमारे पास 2, और यहाँ पर 2, इसका 1 का हो जाएगा x, 1 का हो जाएगा x, 1 to 2, तो w will be equal to, ये 2 से 2 कट गया तो ये वाला हो गया हमारे पास 2, है ना, 2 × 2 = 4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x², और अपर लिमिट 1 सॉरी लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर x, 1 to 2, सो w will be equal, क्या हो गया बेटा, ये वाला हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये वाला आपके पास हो गया 2 - 1, तो w = 2, ये वाला हो गया 4 - 1 और यहाँ पर हो गया आपके पास 1, ठीक है ना। सो w = 2, यहाँ पर हो गया 3 प्लस वी कैन से 2, तो ये वाला कितना हो गया 6 + 2, ये वाला कितना हो गया आपके पास 8 जूल, कितना वर्क कर दिया 8 जूल जितना वर्क कर दिया। बहुत सिंपल है बेटा, देखिए यहाँ पर वेरिएबल फोर्स जो है वो आपको कैसे दिया जाएगा, तो वेरिएबल फोर्स जो है वो F × dx अगर आप लिखोगे और सिंपल इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स लगा के, अगर आपको यहाँ पर लिमिट दी हुई है, देखिए कहाँ से कहाँ पार्टिकल जाता है, xi = 1 मीटर से 2 मीटर तक जाता है, मतलब ये वाला ऐसा आ जाएगा कि अगर यहाँ पर xi 1 है तो यहाँ पर ये 2, ये मतलब xi है और ये वाला आपके पास x है, तो ये 1 मीटर से 2 मीटर तक जाता है। तो आप आगे भी पढ़ोगे, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे कि ये जो है अगर x वर्सेस f वर्सेस x का ग्राफ है तो ये वाला जो एरिया होगा ना, ये एरिया भी हमको वर्क डन देगा, ओके बेटा। तो इसको आप जो है नोट बनाइए। अब देखिए बेटा, एक नया क्वेश्चन मैंने लिखा है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट A1 to B01, an object is moving, लिखना पड़ेगा, an object is moving, is moving from point 1 to 2 to 0, 1 by applying force F bar is equal to xik plus 2yk. Find the work done by F bar. अब देखिए F bar ये तो हमको पता चल गया, ये आपके पास xi plus 2yk। कोई बोलेगा इसमें क्या नई चीज क्या है, तो देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल x भी है और y भी है ना, और देखिए वहां पर पॉइंट ये वाला हो जाएगा आपके पास A12 से B01, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट लिया हुआ है इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और इसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। देखिए F बार ये वाला आपके पास हो जाएगा xi plus 2yk, है ना, और a बार जो है हमारे पास 1 2, देखिए इसका x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, तो आपको फोर्स कैसा ढूंढना है, तो अगेन वी विल हैव टू डू द सेम थिंग, मतलब वो पूरा वही हमको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि w = इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट dr बार, क्या लिखना पड़ेगा बेटा, f बार डॉट dr बार फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल और फाइनल लिमिट्स अभी हम लोग तय करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला w = क्या f बार को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा xik plus 2yk, क्या ऐसे मैं नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या dr बार को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा dxik plus dyk, बताइए, बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पर उसका जो फोर्स का x कंपोनेंट है वो ये है, y कंपोनेंट है वो ये है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी x कंपोनेंट ये होगा, y कंपोनेंट भी ये होगा, ठीक है ना। वापस जो है नीचे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पर, वो वेक्टर्स वाला है ना, तो ये वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा, देखिए w = ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन x dx
और ये दोनों का तो आपके पास 0 हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट आई कैप 0 और जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसका इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप विल बी इक्वल टू वी कैन से 1, और ये आई कैप डॉट जे कैप 0, ये इसका मल्टीप्लिकेशन 0 और इसका मल्टीप्लिकेशन 1। तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये वाला आ जाएगा x dx प्लस y dy, ठीक है बेटा, 2y dx, नॉट y dy बट 2y dy, है ना, x dx प्लस 2y dy, यही मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि आप करेंगे इसको xi से पूरा ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन फिर 2y से पूरा मल्टीप्लिकेशन, तो आपको याद है ना i कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू वी कैन से 1, लेकिन i कैप डॉट j कैप कितना हो जाएगा बेटा 0, j कैप डॉट i कैप कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर j कैप डॉट k कैप ये वाला आपके पास हो जाएगा। देखिए वेक्टर्स की जो है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को आपने, तो ये वाला वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज जो थी उसमें वेक्टर्स को हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर देखिए w इज इक्वल टू x dx। अब हम लोग x के लिमिट्स लगाएंगे, देखिए 1 to 0 से जाता है तो 1 से लेकर 0 तक जाएंगे, a से b पे जाता है तो x कोऑर्डिनेट 1 to 0 चेंज हो रहा है, और ये वाला हो जाएगा 2y dy, ठीक है 2y dy, तो 2 से कहां पर होगा 1 तक होगा, तो 2 से हमारे पास 1, ये वाला 2 से 1 तक हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमारे पास w इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और इसकी लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 0। अब ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये वाला 2 बाहर निकलेगा, और y का कितना इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 1, ठीक है बेटा, यहाँ से 2 और 1, सो w इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये वाला हो जाएगा y स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा 2 to 1, सो w इज इक्वल टू वी कैंसिल -1, ये वाला हो गया, प्लस ये वाला हो गया आपके पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 4, है ना, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास w इज इक्वल टू -1 माइनस 2 1 माइनस 4, तो ये वाला कितना हो गया w इज इक्वल टू -4 जूल, कितना वर्क डन हुआ -4 जूल। अब कोई बोलेगा कि ये वर्क डन माइनस में आ रहा है, तो क्या माइनस में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो ये वाला जो है हमारे पास वर्क डन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा -4 जूल, कुछ 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सही। ओह एक मिनट बेटा, समथिंग इज रॉन्ग, ये वाला हो गया x स्क्वायर बाय 2, सही x स्क्वायर बाय 2, तो ये वाला हो जाएगा 1 बाय 2, ये वाला हो जाएगा 1 बाय 2, मतलब ये वाला हो जाएगा -0.05, है ना, तो ये वाला 4 नहीं लेकिन -3.5 है। कोई बोलेगा वर्क डन माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो आपका वर्क डन जो है नेगेटिव होगा, आपने जो वर्क डन किया वो नेगेटिव होगा। इसकी नोट बनाइए। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, a 5 किलोग्राम बॉल when forced through a height of 20 मीटर, 5 किलोग्राम का बॉल है, when forced through a height of 20 मीटर acquires a speed of 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को कोई भी टाइम पे एक्वायर कर सकता है, तो फाइंड द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, एयर के रेजिस्टेंस से कितना वर्क डन हुआ वो आप ढूंढिए। चलिए अब कैसे करेंगे इसको, तो ये वाला बॉल है, यहाँ पर 20 मीटर की हाइट से इसको हम लोग रिलीज करते हैं, when 5 किलोग्राम बॉल when forced through a height of 20 मीटर, ये बॉल नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर आता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस ने उस बॉल पर कितना वर्क किया, कितना वर्क किया, ठीक है ना, तो हम लोगों को वर्क कितना मिला पहले वो ढूंढेंगे, फिर यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे जो वर्क करेगा वो हम लोग ढूंढेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस पे वर्क डन कितना होगा। तो सपोज यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लेते हैं 0 मीटर पर सेकंड, है ना, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास
0 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर हम लोग अगर डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, हमको वर्क कितना मिला, नेट वर्क हमको कितना मिला, जो नेट वर्क मिलेगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी कैन से डेल्टा के। तो डेल्टा के विल बी इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 m की जगह पे 5 और v की जगह पे अगर हम लोग 20 का स्क्वायर रखेंगे और माइनस 1/2 इंटू 5 और यहाँ पर आप 0 का स्क्वायर रखोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 5 और ये वाला आपके पास हो जाएगा 400। सो डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको लिखोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10,000 जूल, है ना। ये वाला वर्क डन हमको मिला। ओ एक मिनट गड़बड़ हो गया। यहाँ पर आपके पास 10 होगा, फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर। अरे यार सॉरी, चलिए डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 m इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 5 का स्क्वायर। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 और ये वाला हो गया आपके पास 100 माइनस 0, तो ये वाला आपके पास हो गया 50। सो हमको नेट वर्क मिला 250 जूल, है ना। 250 जूल जो है आपको नेट वर्क हमको मिल गया। कितना वर्क हमको कैसे मिला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, जब वो यहाँ से यहाँ पर फॉल करा। अब उसका अगर हम लोग देखेंगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू mgHf, याद करो, माइनस mghi, ठीक है ना। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए यहाँ पर अगर मैं mg कॉमन निकालूं तो ये वाला मुझे क्या मिलेगा, hf माइनस hi, ये वाला hf माइनस hi। तो ये वाला हमारे पास hf माइनस hi। अब अगर आप देखोगे कि ये वाली हाइट कितनी है, यहाँ से सपोज ये वाली उसकी हाइट है hf, है ना, यहाँ पर हाइट है hf और यहाँ से यहाँ तक की हाइट है आपके पास hi। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना मिलेगा, hf माइनस hi कितना मिलेगा ना, और ये आपको दिया हुआ है 20 मीटर, है ना। A 5 किलोग्राम बॉल व्हेन फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर, मतलब आपने जो आपकी रेफरेंस पॉइंट है उससे यहाँ तक की हाइट ली hf और यहाँ तक की हाइट hi ली। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर आप लोगे तो ये वाली हाइट आपको मिलेगी। तो दिस इज गिवन हियर एज 20, तो m आप 5 लिखोगे, यहाँ पर आप 10 लिखोगे और यहाँ पर आप 20 लिखोगे, है ना। तो ये वाला कितना हो गया, 20 इंटू 5 100 और ये यहाँ पर हो गया आपके पास 10,000 और सॉरी 1,000 जूल। मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी तो कितनी चेंज हुई, 1,000 जूल, और हमको कितना वर्क मिल रहा है, मतलब हमको कितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज दिखाई दे रहा है, 250। तो बाकी का वर्क कहाँ गया, तो वो वर्क डन जो है वो एयर के रेजिस्टेंस को हम लोगों ने, उसके रेजिस्टेंस के खिलाफ में हम लोगों ने वर्क किया, मतलब उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने वर्क किया। तो देखिए डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के, तो डेल्टा के इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो ये वाला 250 जूल हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू mghi hf माइनस mghi। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास 1,000 जूल। मतलब यहां से यहां तक आने में कंजर्वेटिव फोर्स ने 1000 जूल जितना वर्क किया, यहां से यहां पर आने में ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया वो 1000 जूल था और हमको मिला 250 जूल। तो वर्क डन अगेंस्ट द, हम लोग ऐसे लिखेंगे, वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस, अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस W इज इक्वल, वर्क डन कितना हुआ था इस पे 1000 जूल, किसने किया, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स ने किया। और ये वाला जो है आपके पास 250, तो ये वाला क्या हो गया आपके पास 250 माइनस आपके पास 1000, तो 250 आपको मिला, कितना वर्क डन किया, तो माइनस 750 जूल इज द वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में हम लोगों ने कितना वर्क कर दिया, 750 जूल।
अच्छा ये वर्क कहाँ गया जो 752, इट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एयर का जो रेजिस्टेंस है ना बेटा वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी एयर का रेजिस्टेंस जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जितना भी वर्क डन किया गया अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस ये सारा के सारा डिसिपेट हो गया कहां पर, एज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसकी नोट बनाइए। अब देखिए बेटा हम लोग जो है एक और नए टॉपिक पे जाते हैं, उसको हम लोग कहेंगे पावर, है ना। तो ये पावर की भी जरूरत कब पड़ी, तो लेट 18वीं सेंचुरी में पावर को भी डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। जैसे अगर ज़्यादा काम कम टाइम में होता है तो पावर ज़्यादा है, और टाइम ज़्यादा लगता है तो पावर कम है। एक्चुअली पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ टाइम रेट ऑफ वर्क डन, टाइम रेट ऑफ वर्क डन, मतलब इट इज नथिंग बट उसकी दूसरी डेफिनेशन हम लोग ये देंगे कि द वर्क डन इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम is the work done in unit interval of time is known as power। ठीक है, ये वाला हमारे पास पावर है। अब हम लोग देखेंगे पावर, तो पावर जो है ये वाला हो जाएगा आपके पास वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल टू डू द वर्क, है ना, टाइम इंटरवल टू डू द वर्क। तो पावर इज इक्वल टू W बाई टी, ये वाला हमारे पास डेल्टा W बाई डेल्टा टी, ये वाला हमारे पास जो है एक फॉर्मूला आ जाएगा। पावर इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी, ये वाला एवरेज पावर होगा, ये वाला पावर क्या होगा, एवरेज पावर। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू डेल्टा W बाई डेल्टा टी। अगर हम लोग जो है टाइम इंटरवल को बहुत छोटा देंगे तो इफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास डेल्टा W बाय डेल्टा टी। तो ये वाला हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा, दैट इज वी कैन से dW बाय dt। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर हम लोग कहेंगे उसको द डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द टाइम इंटरवल। तो ये वाला हमारे पास P इज इक्वल टू dW बाय dt हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये पावर का जो ऐसा यूनिट क्या होगा, सो पावर का जो है ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट उसका होगा वाट, है ना, क्या होगा, वाट। वाट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, ये जूल में होगा, ये सेकंड में होगा। तो ये वाला WA है ना, ये वाट होगा जेम्स वाट के नाम पे, है ना। तो पावर ऐसा यूनिट जो है उसका होगा वाट। बड़े वाला यूनिट भी है, वो है हमारे पास किलोवाट आवर, सॉरी किलोवाट आवर तो एनर्जी का हो गया। तो 1 किलोवाट, तो ये वाला हो गया 1 इंटू 10⁻³ वाट। फिर हमारे पास मेगावाट भी है, जिससे हमारे पावर स्टेशन मेगावाट में हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो मेगा का मतलब होता है 10⁶, 10 लाख वाट पर सेकंड, है ना, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक ओल्ड ब्रिटिश यूनिट भी है, जो पुराने जमाने में FPS सिस्टम चलती थी ना, तो उसके अंदर एक हॉर्स का पावर, है ना, उसको भी हम लोग जो है ब्रिटिश यूनिट को भी कभी हम लोग जो है इंडिया में हम लोग यूज करते हैं। जैसे 1 HP की मोटर हो गई, 2 HP की मोटर हो गई, 3 HP की मोटर हो गई, 3 हॉर्स पावर की मोटर हो गई, या 1.5 HP की मोटर हो गई। तो ये वाला होता है 746 वाट, क्या हो गया, 746 वाट। ये वाला हमारे पास HP आ जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है हमारे पास पावर के ऐसा यूनिट है, उसको हम लोग वाट में मेजर करते हैं, किलोवाट। ये वाला हो गया मेगावाट और HP। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, इसको नोट करेंगे तो वीडियो पोस्ट करके, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या होगा बेटा, आपने पहले भी पढ़ा है, बताइए, m1 m2 d⁻², है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किलोवाट आवर जो है ना, 1 किलोवाट आवर
जिसको हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में हमारे घर की जो बिजली आती है ना, वो यूनिट में मेजर होती है, तो वो होता है 1 किलोवाट आवर, है ना। अब इसके जूल अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻³ हो गया किलोवाट का, और आवर का 3600 सेकंड हो गया, तो ये वाला हो गया यूनिट। ये वाला किलोवाट आवर जो है ना, ये किसका आपके पास यूनिट है? पावर का नहीं होगा, एनर्जी का। पावर का नहीं, लेकिन ये एनर्जी का यूनिट है। अब देखिए किलोवाट इतना तो जो है आपके पास पावर है, और ये आवर अगर उसके साथ ऐड हम लोग कर देंगे तो ये वाला एनर्जी का हो जाएगा। तो ये वाला अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 3.6 × 10⁻⁶ जूल, है ना, इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर लोगे तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास 1 यूनिट। ठीक है बेटा, तो ये वाला हमारे पास हो गया 1 यूनिट। अब ये देखिए पावर का एक फॉर्मूला तो आपने देख लिया, dW/dt। एक दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले कितना आप इसको नोट बनाइए, इतनी नोट बनाइए। ठीक है, देखिए पावर का एक एवरेज पावर का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था? ΔW/ΔT। ठीक है, पावर का हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा ΔW/ΔT। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने ये एवरेज पावर का, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस पावर का हमारे पास है। ये वाला हो गया dW/dt, है ना, ये वाला हो गया dW/dt। तो ये वाला P इंस्टेंटेनियस, ये वाला हो गया d/dt ऑफ W। W की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? F × x, है ना, इसको हम लोग F × x लिखेंगे या F × r लिखेंगे। dW की जगह पे F × dr लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये वाला हो गया हमारे पास P इंस्टेंटेनियस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज इंस्टेंटेनियस पावर F। dr/dt क्या हो गया? V। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होगा। पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? फोर्स इंटू वेलोसिटी भी हो जाएगा। तो ये पावर के 3 फॉर्मूला हम लोगों ने इसको डिराइव किए। देखिए पहला वाला जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास dW/dt, दूसरा वाला फॉर्मूला था dV ΔW/ΔT dW/dt, और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास हो गया F × वी कैन से। अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जो जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूँ, ये ΔW जो है ना, ये ΔKV होता है। ΔW जो है ना, आपको पास ΔUV होता है। कभी कभी जो है आपको ΔUV ΔW गिनना पड़ता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे कि अगर वर्क डन आपको सीधी तरीके से नहीं दिया हुआ तो चेंजिंग काइनेटिक के एनर्जी के तो फॉर्म में भी देंगे। ΔW आपको जो है ΔU के फॉर्म में भी आपको देंगे। देखिए एक और क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर लेता हूँ, और वो क्वेश्चन जो है मेरे पास ऐसा है, यहाँ पर एक वर्क डन का फॉर्मूला जो है हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। वो क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन? व्हाट is the power of an engine which can lift 20 metric ton of coal per hour from a 20 meter deep mine। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन विच कैन लिफ्ट 20 मेट्रिक टन ऑफ कोल पर आवर फ्रॉम 20 मीटर डीप माइन। चलिए अब आप इसको देखेंगे कि मास इज गिवन हियर इज 20 मेट्रिक टन। क्या दिया हुआ है? 20 मेट्रिक टन। तो 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। 1 टन जो होता है ना वो अलग होता है ना मेट्रिक टन से। 1 टन इज नियरली 1016 ऐसा भी होता है, मैंने आपको दिया हुआ है तो पूरा। तो मैट्रिक टन जो है ना ये वाला आपके पास 20 × 10⁻³ मतलब ये वाला हो गया आपके पास 20,000 किलोग्राम। ये वाला आपके पास मास हो गया।
अब कितनी हाइट पे इसको उचका जाता है, ये वाला आपको हाइट दी है आपके पास 20 मीटर, डीप माइन, मतलब यहाँ से इस पोल को ऊपर की तरफ उठाया जाता है, 20 मीटर हाइट तक उठाया जाता है एक मशीन के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर आपको जो टाइम लगता है वो लगता है पर आवर, मतलब T इज इक्वल टू पर आवर, आवर का क्या हो गया आपके पास 3600 सेकंड। तो पावर इज इक्वल टू, वी कैन से दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दैट इज पावर इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। चलिए अब हम लोगों को वर्क डन कैसे ढूंढना है, mgh अपॉन वी कैन से डेल्टा T। तो ये वाला पावर इज इक्वल टू m, ये वाला हो गया आपके पास 20,000, g की जगह पे हमारे पास 10 और h की जगह पे 20, और ये वाला 3600, ये वाला आपके पास क्या हो गया 3600, ठीक है ना। ये वाला 3600 हो गया पावर डेल्टा T की जगह पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेल्टा W की जगह पे क्या रख दिया m। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वाला कैंसिल हो गया, 2 0, और ये वाला हो गया आपके पास 18, है ना, और ये वाला 9, और ये वाला आपके पास 10,000। सो P इज इक्वल टू, वी कैन से 10,000 डिवाइडेड बाय 9, इतना वाट, ये आप डिवीजन कर लीजिए, जो आएगा इतना वाट जो है उसका पावर आप उसको कहेंगे। ओके, सो पावर इज इक्वल टू, वी कैन से आपके पास हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 9। इसकी नोट बनाइए। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, एन एलिवेटर ऑफ टोटल मास, हमारे पास एक लिफ्ट है ना, ये लिफ्ट का टोटल मास जिसके अंदर एलिवेटर का मास प्लस पैसेंजर्स उनका मास 18 किलोग्राम is moving up, it is moving up with constant speed of 2 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। A frictional force of 4000 न्यूटन opposes its motion, मोशन कौन से डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, तो उसका ऑपोजिट फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन जो है आपके पास 4000 न्यूटन आपको यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना। अब ये लिफ्ट को जो फोर्स चाहिए है ना, वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स मिनिमम इतना चाहिए ताकि ये 1800 किलोग्राम को तो उठा सके, ये 4000 न्यूटन का भी जो उसका सामना कर सके। तो ठीक है, हम लोग जो है गिनेंगे यहाँ पर कि ये एलिवेटर की जो मोशन है वो अपर डायरेक्शन में, उसको जो ऑपोजिट फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर 1800 किलोग्राम, तो मास इज इक्वल टू 1800 किलोग्राम अगर आपके पास हो गया, तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, तो ये मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा 1800 इनटू वी कैन से 10, तो ये वाला कितना हो गया 18,000 न्यूटन। ये वाला आपके पास Fg जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ये 18,000 न्यूटन लग रहा है, जो मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, प्लस ये 4000। सो वी कैन से F, दैट इज नेट फोर्स, इज मस्ट बी इक्वल टू वी कैन से Fg प्लस ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स Fr, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये वाला 18,000 प्लस 4000 कितना हो गया बेटा, ये आपके पास ये वाला हो गया 22,000 न्यूटन, है ना। तो ये वाला आपके पास 22,000 न्यूटन जो है ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अगर इतना इतने फोर्स को ये लिफ्ट बैलेंस कर सकते हैं, हमको मिनिमम पूछा है ना, तो मिनिमम पावर कितना चाहिए ताकि ये इतनी स्पीड में ले सके, तो इतना फोर्स को बैलेंस कर देने जितना फोर्स जो है इसको आप मिनिमम चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो चल जाएगा। तो हमारे पास पावर उसको कितना देना पड़ेगा, तो पावर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने वाला फोर्स इनटू वी कैन से, है ना। तो पावर इज इक्वल टू 22,000 और ये वाला आपके पास हो गया 2, है ना। स्पीड आपको कितनी चाहिए 2, है ना, 2 मीटर पर सेकंड आपको स्पीड चाहिए। देखिए यहाँ पर तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 44,000 वाट, या तो पावर इज इक्वल टू 44 किलो, ठीक है ना। तो इतना पावर जो है आपको लिफ्ट को चलाने में चाहिए। ओके, तो इसकी नोट बनाइए, और आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा, इसकी नोट बनाइए।